बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं मदरसा बोर्ड के बारे में अहम जानकारियाँ। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने मुझसे ये कमेंट्स मेरी वीडियो पर किया था कि हज़रत 10 सितंबर को मदरसा बोर्ड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, उसके बारे में क्या फ़ैसला आया। दोस्तों 10 सितंबर के बाद में 11 सितंबर के बाद में जो मदरसा बोर्ड के बारे में ख़बरें आई हैं, दोस्तों मेरा भी दिमाग हिल गया, मैं भी भौचक्कर रह गया कि मदरसा बोर्ड पर किस तरह के इल्ज़ाम अब लगाए जा रहे हैं। अल्लाह मदरसा बोर्ड की हिफाजत फरमाए। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को इसकी सुनवाई हुई है, तो यूपी सरकार ने और NCPCR ने मदरसा बोर्ड पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनको आप अगर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमारा फ्यूचर का, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। जो हमने मदरसा बोर्ड की डिग्रियाँ कर रखी हैं वो हमारे काम आएंगी या नहीं आएंगी। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कम से कम ये वीडियो 10-12 मिनट लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मैं मदरसा बोर्ड के बारे में जो गंभीर आरोप मदरसा बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में आपको खुलासा करके बताऊंगा, और ये पूरी खबर आपके सामने पढ़कर भी सुनाऊँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो प्यारे दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ये एक संरक्षण है जो बच्चों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के काम करता है। इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 22 मार्च को फैसले की चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और मदरसा बोर्ड के एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने के लिए दिया था। अब दोस्तों आगे के आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के ऊपर जो इसने क्या है इसकी पूरी संस्था NCPCR ने जो मदरसा बोर्ड के ऊपर सबसे पहला आरोप लगाया है वो ये लगाया है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा कोई व्यापक शिक्षा नहीं है। NCPCR का कहना है कि मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कोई व्यापक शिक्षा नहीं है, इसलिए वो इस शिक्षा अधिनियम RTE एक्ट 2009 का प्रावधान के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने कहा है कि मदरसों में बच्चों को औपचारिकता और सही गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है और मदरसों की शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी नहीं आते, इसलिए वहाँ के बच्चे IT सेक्टर में भी फेल हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों एक और वो लगाया है, मदरसा बोर्ड को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है, इसलिए वे शिक्षा खिलाफ अधिनियम IT एक्ट 2009 के प्रावधान के खिलाफ है। मदरसों में बच्चों को औपचारिक और सही गुणवत्ता की शिक्षा नहीं दी जाती, दूसरा आरोप। तीसरा आरोप दोस्तों ये लगाया है कि मदरसे जो है बिना फंडिंग के, विदेशी फंडिंग से भी चलते हैं। सरकार के तमाम प्रदेश के कारण तमाम मदरसों में विदेशी फंडिंग होने वाले मामलों की जाँच हुई है और 3 दिवसीय ITR का गठन किया गया था, जिसमें तकरीबन 13,000 मदरसों में तमाम गड़बड़ियाँ होने का खुलासा भी हुआ था। बीते 6 माह से जांच कर रही SIT अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट दी जाएगी। STI की अब तक की पड़ताल सामने आया कि नेपाल की सीमा से सटे ज़िलों में सैकड़ों संख्या में मदरसे खोले जा चुके हैं और इसमें विदेशी फंडिंग से काम शुरू किया गया है। इसमें ज़्यादातर अपने आय और व्यय का हिसाब STI को नहीं दे सके। चंदे से मदरसे का निर्माण करने का दावा किया, लेकिन पैसा देने वालों के नाम नहीं बता रहे हैं। तीसरा आरोप। और दोस्तों एक और आरोप लगाया है कि मदरसों में एक स्वस्थ वातावरण और विकास को बेहतर बनाने से भी मदरसे वंचित रहते हैं। आगे कहा गया कि बच्चों को न केवल एक उपयुक्त शिक्षा से वंचित किया जाता है, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण और विकास के बेहतर अवसरों से भी मदरसे के बच्चों को वंचित रखा जाता है। उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म और प्रशिक्षित शिक्षकों, टीचरों द्वारा अच्छी शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल पाती। मदरसों में कई शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें कुरान और धार्मिक ग्रंथों की जानकारी के आधार पर नियुक्त किया जाता है और वो खुद कुरान और धार्मिक शिक्षा ही पढ़ाते हैं और ख़ुद उनको और ऐसे शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। एक और आरोप लगाया गया है दोस्तों कि गैर मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि ऐसे संस्थानों गैर मुस्लिमों में इस्लामिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28
का उल्लंघन है। मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बुनियादी ज्ञान से भी वंचित रहेगा। आयोग ने कहा है कि मदरसा ने न केवल शिक्षा के लिए असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल पेश करते हैं, बल्कि उनके कामकाज का तरीका भी अपना मनमाना होता है, जो पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 धारा 29 के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रतिक्रिया का भी अभाव पड़ता है। इसी तरह एक और मामला है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। तो दोस्तों ये कई ऐसे गंभीर मदरसा बोर्ड के ऊपर लगाए गए हैं कि मदरसे में बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, अच्छी तालीम नहीं दी जाती, उन्हें हिंदी, इंग्लिश और मैथ वगैरह से उनको जो है वंचित यानी महरूम रखा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि मैं ये खुद समझता हूँ कि मदरसों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कोताही होती है, लेकिन जिस तरह के ये आरोप और गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस तरह तो मदरसे में नहीं हो पाता। आप मदरसे के बच्चे को ले लीजिए और स्कूल के बच्चे को ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का बच्चा आपको अच्छी तरह पढ़ करके सुना देगा। मैं खुद इस ज़ुमरे में आता हूँ कि मदरसे के बच्चे से आपको इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ आप उससे अदा करवाइए, वो कितनी अच्छी तरह तलफ़्फ़ुज़ अदा करेगा, और वहीं आप स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले से आप तलफ़्फ़ुज़ अदा करवाइए, उससे तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात ही बताता चलूँ दोस्तों, एक फ़िल्म आई थी ऋतिक रोशन की और उसके बारे में मैंने पढ़ा था, खैर मैंने देखी तो नहीं, और उस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी, तो उसने इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए उर्दू को सीखा था। यानी जो उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती है, सीन को सीन बोलना, शीन को शीन बोलना, स्वाद को स्वाद बोलना, जीम को जीम बोलना, जा को जा बोलना, इस तरह जो अंग्रेज़ी के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए उसने पहले उर्दू सीखी थी, उसके बाद में फिर अंग्रेज़ी पर वो आया था। और फिर उसने फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ऋतिक रोशन साहब ने एक बयान दिया था कि उर्दू ज़बान मुझे इतनी पसंद आई है कि उर्दू ज़बान सीखने से मेरी ज़बान साफ़ हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात कहने का मतलब तो नहीं था, लेकिन बात आ गई तो कहनी पड़ गई। इसी तरह मदरसों के ऊपर एक आरोप ये लगाया कि मदरसों के अंदर स्वच्छता और वातावरण को नहीं रखा जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मदरसे में जो है ये आपको सिखाया भी जाता है। आप जानते होंगे कि मदरसों में आपको सफाई सुथराई रहने के तरीक़े किस तरह और कितने अच्छे अंदाज में सिखाए जाते हैं, यानी गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, किस तरह आदमी नापाक हो जाता है, कैसे वो साफ़ रह सकता है। और रही वातावरण की बात, तो ये सरकारी लोगों का काम है कि उस वातावरण को सही से कराए। अब मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ हुकूमत एक तरफ ये दावा करती है कि हम मदरसों को उस हाई लेवल की शिक्षा पर ले जाना चाहते हैं कि मदरसों के बच्चों में एक तरफ एक हाथ में कंप्यूटर होगा तो एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में कंप्यूटर होगा, हम उस शिक्षा तक ले जाना चाहते हैं। तो हुकूमत क्यों मदरसों पर इस तरह के आरोप लगाती है? अगर मदरसों की शिक्षा प्रणाली को यानी तालीमी निज़ाम को अगर हुकूमत सुधारना चाहती है तो मदरसों में सुधार पैदा करे, वहाँ की पढ़ाइयों में सुधार पैदा करे, वहाँ के सिलेबस में सुधार पैदा करे और फिर अच्छी शिक्षा को बढ़ावा दे। दोस्तों, अब आगे की तारीख़ अक्टूबर की तारीख़ मिली है, आगे अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट मदरसे के बारे में क्या फ़ैसला करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज तक की सुनवाई में यही फैसला है कि मदरसे के ऊपर जो आरोप बताए गए हैं उसकी जांच चल रही है, और अगर जांच सही पाई जाती है तो अल्लाह खैर करे कि मदरसा बोर्ड का अब क्या होगा। बहरहाल जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मदरसा बोर्ड की हिफाजत फरमाए। रही बात दोस्तों यहाँ पर कि जो हमने मदरसा बोर्ड की डिग्रियाँ कर रखी हैं क्या उनका क्या होगा, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अभी तक वो डिग्रियाँ वो पढ़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, ऐसे ही दाखिले हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुंच जाता। मदरसे बदस्तूर अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। वहीं दोस्तों मदरसे वालों को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि अपने निज़ाम तालीम को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, बच्चों के अंदर अच्छे से अच्छी शिक्षा दें और जो सरकारी फ़ंड उनको आता है वो पूरा तालीमी निज़ाम पर और बच्चों की तालीम और तरबियत पर और उनके खान पान पर ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक नहीं ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।